हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खासकर एमपीसीएचओ का, जिन लोगों को पता चल गया है कि एमपीसीएचओ का जो एग्ज़ाम है वो आपके नियर ही है, 29 ऑफ मार्च और 30 मार्च को आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। मैं सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि सिलेबस में आपके अकॉर्डिंग क्या क्या आने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट से, कौन कौन से सब्जेक्ट से और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि यदि अभी तक आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर को नहीं लिया है तो आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर को समझना चाहिए। पैटर्न ऑफ क्या रहता है एमसीक्यूज़ का, लेवल ऑफ द एमसीक्यूज़ क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ द एमसीक्यूज़ और लैंग्वेज ऑफ द एमसीक्यूज़, हर एक जानकारी आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर में समझ में आ जाती है। और इससे पहले मैंने एमपीसीएचओ का बहुत ज़्यादा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल पे एमपीसीएचओ का क्लासेस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइएगा, बिफोर एग्ज़ाम आप सारी ही क्लासेस वहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ भी चलाया हुआ है, तो प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, खासकर नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे मिलता है। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रीवियसली ईयर के जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है वो चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है, या वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिलेगा, वहाँ से हमें कांटेक्ट कर लेना है और आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं एमपीसीएचओ के सिलेबस को। आसान भाषा में हम समझेंगे कि एमपीसीएचओ का जो सिलेबस है वो किस प्रकार का यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। एमपीसीएचओ का जो सिलेबस है वो एज़ यूजुअल ही रहता है, जैसा हमेशा ही हमें एमपीसीएचओ का सिलेबस देखने को मिलता है, ठीक है। इससे पहले आपको एमपीसीएचओ का एग्ज़ामिनेशन डेट कल मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था, तो आई थिंक आपको उसमें के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। जो बच्चे पूछ रहे थे, तो हाँ, सीएचओ और सीसीएच का एग्ज़ाम एक ही होता है, मैं पहले भी बोल चुका था आप लोगों को और अभी भी आपको यही बोलूँगा, ठीक है। 2 दिन भले एग्ज़ाम होंगे पर 2 दिन दोनों ही कंबाइन एग्ज़ाम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन सीएचओ का हो जाएगा और एक दिन सीसीएच का हो जाएगा, ठीक है। दोनों दिन कॉम्बिनेशन में ही एग्ज़ाम आपके होंगे, ठीक है। तो हम सिलेबस को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। सिलेबस को जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो आपसे डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे सिलेबस को डाउनलोड करते हैं। सिलेबस में देखेंगे, इससे पहले मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और यूट्यूब पे वो वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो सिलेबस का वीडियो भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें सिलेबस के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि हाँ, सिलेबस में जो चीज़ें आपसे पूछी जाती है वो किस प्रकार से यहाँ पे पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, सिलेबस फॉर द ऑनलाइन रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एंड द सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, सीसीएच नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश, ठीक है। सिलेबस फॉर द ऑनलाइन रिटन टेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये तो पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन है, पोजीशन देख लेना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर का है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, सीसीएच। तो सबसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल एज इट इज़ ही समझे, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ और इस प्रकार से ही क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो जो सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमेशा ही इस टॉपिक्स और इस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन बनता है, रिपीट होता है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज हमेशा ही डिफरेंट होता
होता है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स हम फिजियोलॉजी और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो 10 नंबर यहाँ पे ये कवर करके चलते हैं और 10 नंबर में बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी, बट एक ऐसा नहीं कि सिंगल लाइन में आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा, ठीक है। लाइन को घुमा फिरा के आजकल एमसीक्यू पूछा जाता है और यह एग्जामिनर का टॉपिक और क्या बोल सकते हो, यह पैटर्न बन चुका है, ठीक है। आपसे हमेशा ही डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते हैं, है ना। डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं पूछे जाएंगे, बट एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, एनाटॉमी का मतलब तो आप सभी लोगों को पता है कि व्हाट इज़ द ऑर्गन इनसाइड योर बॉडी, ठीक है, ये है, ठीक है। और फिजियोलॉजी का मतलब यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ द फंक्शन, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, कैसे वो काम करते हैं इनसाइड हमारी बॉडी में, वो चीज़ें यहाँ पे पूछी जाने वाली है, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जितने भी सिस्टम्स आते हैं, सीएनएस, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स, सेल्स, ये सारे ही यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें, किसी से लोकेशन पूछ लिया जाएगा, किसी से किसी का फंक्शन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और हर तरीके से चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिना तैयारी करके एग्ज़ाम में चले जाइएगा, तो बिल्कुल मत जाइएगा। इससे पहले आप एग्ज़ाम ही मत दीजिएगा, ठीक है। यदि आपका तैयारी नहीं है, आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि हम तो एग्ज़ाम दे देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। जो बच्चा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 5-5 नंबर के यहाँ पे एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी एंड द एनाटॉमी के रिगार्डिंग 10 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक एमसीक्यू पूछे जाएंगे, बट हाँ, एमसीक्यू का जो लैंग्वेज होगा वो हो सकता है आपको एज अ सीएचओ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या रहने वाली है, नेक्स्ट थिंग आप अच्छे से समझिएगा कि आपको डेमोग्राफी एंड द कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे पूछा जाने वाला है, ठीक है। डेमोग्राफी क्या है, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से क्या रेट रेशियो प्रोफेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएगी, ठीक है। इसमें आपसे मैटरनिटी मोर्टालिटी, सेक्स रेशियो, ठीक है, कपल फर्टिलिटी रेट, हर एक चीज़ का स्टैटिक डाटा यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है ना, हेल्थ स्टैटिक्स का मतलब यही होता है कि आपसे एक पर्टिकुलर डाटा यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है एमपी का पूछ ले आपसे, हो सकता है इंडिया का पूछ ले आपसे, हो सकता है पॉपुलेशन रेशियो पूछ ले आपसे, हो सकता है आपसे मेल और फीमेल का रेशियो पूछ ले, इवन हर कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मोटर्निटी रेट, मैटरनिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, फर्टिलिटी रेट, हर एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो डेमोग्राफी का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 5 नंबर आपके यहाँ से कहीं नहीं चले गए, ठीक है। बट आपको क्या करना है कि ये चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और सच में यदि आप एक सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको CHN, ठीक है, CHN को घोट के पी लेना, ठीक है। CHN को क्या करना है स्टूडेंट्स, घोट के पी लेना है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यदि आपको CHO में जाना है तो आपको CHN बाय टंग याद होना चाहिए। CHN में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि जो सिलेबस दिया जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं पूछी जाती। यदि आपने प्रॉपर स्टडी किया है तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन सी जगह का है, कौन से सब्जेक्ट का है, किस टॉपिक से लिया गया हुआ है, ठीक है। तो यदि आप एक अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हो, तो आप क्वेश्चन एमसीक्यू भी नहीं समझ पाओगे कि कौन से टॉपिक से पर्टिकुलरली एमसीक्यू ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इससे पहले, बोलने से पहले आपको सोचना है स्टूडेंट्स कि हाँ, क्या हमने सच में पढ़ाई की है या नहीं की है, ठीक है। तो आई थिंक आपको डेमोग्राफी के रिगार्डिंग और कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। आने वाले समय में आपसे ये चीज़ें पूछी जाएगी और 5 नंबर से एमसीक्यू इसमें पूछे ही जाएंगे, ठीक है। पिछली बार भी हमेशा जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें पूछा ही गया, ठीक है। वन लाइनर एमसीक्यू नहीं पूछे गए हैं आपसे, लाइन और बिल्कुल आपकी एज अ CHO का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। आप CHO एज अ CHO उस सीट्स, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लायक हो, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठ के अपने डिसीजन ले सकते हो। कोई पेशेंट आपके पास आता है या नहीं आता है, या उसको आप अच्छे से समझा पाते हो, वही चीज़ें आपसे एज अ CHO एग्ज़ाम में पूछेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम होने के बाद आप देख लेना, यही चीज़ आपसे पूछेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से आपके ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज़ प्रिवेंशन, ठीक है, ये यहाँ से 5 नंबर के एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाना है, ठीक है। तो 5 नंबर के एमसीक्यू यहाँ से भी आपसे पूछे जाने। कम्युनिटी हेल्थ क्या है ये पूछा जाएगा आपसे, एपिडेमियोलॉजी क्या है ये पूछा जाएगा, एंड डिसीज़ प्रिवेंशन, ठीक है, ये 5 नंबर से पूछा जाएगा, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे होता है आपको ये तो पता ही होना चाहिए, पिछली बार भी इसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है और हमेशा ही पूछा जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ लेना है। यदि आपको सीएचओ एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। एक तो सीएचएन हो गया आपका, ठीक है, एक एफओएन हो गया आपका, ठीक है, एक पीडिया हो गया और एक मैटरनिटी, ठीक है, जिसको हम ओबीजी बोलते हैं। ये सब्जेक्ट आपके मेजर सब्जेक्ट है, इसमें से ही एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग क्या रहने वाली है, मैटरनल हेल्थ, ठीक है, प्रेगनेंसी एंड अ चाइल्ड, ठीक है। यहाँ से आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। डिसीज़ प्रिवेंशन में आपको प्राइमोडियल प्रिवेंशन, लेवल ऑफ द प्रिवेंशन बहुत अच्छे से रीड कर लेना है, ये एक बार समझ लेना है, ठीक है। और मैटरनेट हेल्थ में ओबीसी से रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और सीएचएन चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग भी यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। आजकल एग्जामिनर किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। खासकर जो ओबीजी है, ओबीजी में आपसे प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें ही पूछी जाने वाली है, ठीक है। ऐसे सीएचओ यदि कोई प्रेगनेंसी यदि कंसीव करके कोई आता है या उनको हेल्थ एजुकेशन देना है या उनको आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्ट सारी चीज़ें बताना है, लेबर बताना है, तो कैसे आप उसको मैनेज कर पाओगे। यदि आपको लेबर कंडक्ट करवाना है, यदि आपको डिलीवरी आपके सब सेंटर पे करवानी है, तो वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और वही चीज़ आप एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दो तो यही एग्ज़ाम में बैठ के यही सोचिए कि हम एक सीएचओ की जॉब के लिए बैठे हुए हैं, एक सीएचओ की कुर्सी पे बैठे हैं और कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, फिर हम फर्दर क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्या हम वहाँ पे पेशेंट को रिकमेंडेड करेंगे। यदि आप ये सोच के एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप ये समझ लो कि आपका 10% जो कॉन्फिडेंट है वो ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज़ हो जाएगा, कि आपको फील होगा स्टूडेंट्स कि आप एक सीएचओ की जॉब के लिए यहाँ पे काम करने आए हो और हमें यहाँ से आपसे 10 तरीके के 100 तरीके के पेशेंट यहाँ पे पूछे जाएंगे और वो पेशेंट आएंगे आपके पास और आपको पर्टिकुलर सही तरीके से उनको आंसर और उनको इंटरप्रिटेशन और उनको मेडिकेशन करना है, ठीक है। यदि ये मेंटलिटी के साथ आप यदि एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको कोई भी नहीं हटा सकता सीएचओ की रियलिटी में जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, बस आपको आपका माइंड मेकअप आना चाहिए, कैसे हमको जवाब देना है, कैसे सिलेक्ट करना है, ये चीज़ें आपसे समझ में आना चाहिए। ये चीज़ें कब समझ में आएगी, जब आप अच्छे से अपनी चीज़ों को पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे और ऐसा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे कि सीएचओ का जो काम होता है वो एक सीएचओ का काम एक सीएचओ लेवल पे ही होता है, ठीक है। उसकी भी एक अलग पोजीशन होती है, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड न्यूट्रिशन पूछ लीजिएगा। न्यूट्रिशन में एवरीथिंग इम्पोर्टेंट है, क्या रिकमेंडेड करना है। कोई लेडीज़ आती है, कोई प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ आती है तो कैल्शियम किस फूड वगैरह में होता है, ये भी चीज़ें पूछ जाती, कैल्शियम कितना देना, आयरन कितना देना है, और विटामिन सी, विटामिन एनीमिया के बारे में आपको बताना है, ये चीज़ें भी पूछी जाती है। एनीमिया से प्रिवेंशन कैसे करना है, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग ये चीज़ें आपसे पूछी जानी है, ठीक है। हेल्दी न्यूट्रिशन क्या है एक प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि कोई एचटीएन वाला पेशेंट है, वो कैसे आएगा, क्या उसके लिए प्रिवेंशन है, कौन कौन से फूड्स उसको खाना चाहिए, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए, ठीक है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिसीज़ के रिगार्डिंग ज़रूरी नहीं, देखो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन से टॉपिक से कौन से एमसीक्यू पूछ लेंगे, बट हाँ सब्जेक्ट और यदि आपका स्टडी स्ट्रॉन्ग है तो यू विल बी आइडेंटिफाई, ठीक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपके 5 नंबर तो अकॉर्डिंग टू आना ही है, ठीक है। और ये किसी भी चीज़ से आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर बीसीजी मीजल्स है ना, रूबेला, इन किसी से भी आ सकते हैं, ठीक है। विटामिन ए, ठीक है, इससे भी आ सकते हैं। और कब डोज लगता है, कौन सा क्या होता है, कौन सा स्कार फॉर्म करता है, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है।
एडोलेसेंट हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ें पूछ लेंगे। एडोलेसेंट को आप अच्छे से समझते हो, जो एज आप सभी लोगों की है वही एडोलेसेंट एज है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीमेल्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेल्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। फीमेल्स की अलग प्रॉब्लम्स रहती है, अलग अलग बीमारियाँ और डिसीज़ कंडीशन हैपनिंग हो रही है आजकल, अर्ली एज में ही हो जाती है। वो सारी डिसीज़ कंडीशन यहाँ पे पूछी जाने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना, ठीक है। कैसे होती है, क्या करना है, यदि कोई आता है आपके एडोलेसेंट एज वाला तो उसको आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो चीज़ें यहाँ पे पूछी जाने वाली है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग आईयूडी सारी जनरेशन्स आनी चाहिए, ठीक है। कौन से में किस में कितना इस वो स्पर्मासाइडल मिला होता है, कौन सा कॉपर्टी कितने समय के लिए होता है, ठीक है। हमें क्या क्या एजुकेशन देना रहता है, क्या क्या कपल फर्टिलिटी रेट होता है, ठीक है। इंडेक्स पर इंडेक्स क्या होता है, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन द फैमिली प्लानिंग, ठीक है। और कौन कौन सी मेथड्स है, परमानेंट कौन सी होती है, टेम्परेरी कौन सी होती है, मेल में कौन सा किया जाता है, फीमेल में कौन सा किया जाता है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट आपको एग्ज़ाम में यही सोच के बैठना है कि मेरे मैं सब सेंटर पे बैठा हूँ या बैठी हूँ और मेरे पास आएंगे 100 पेशेंट, ठीक है। 100 पेशेंट आएंगे, अलग अलग कंडीशन के आएंगे, बट मुझे 100 पेशेंट को हर एक तरीके को बहुत अच्छे से समझाना है और एक्यूरेट ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। तभी जाके आप समझ पाओगे, ठीक है। कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो कम्युनिकेबल डिसीजेस जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं आपको वो पूरी चीज़ें पता होना चाहिए, और उसमें आपको पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट और पर्टिकुलर जो जो भी डिसीज़ कंडीशन रहती है उनके पर्टिकुलर एक जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, क्लासिकल आइडेंटिफिकेशन होते हैं, क्लासिकल, जैसे मान लीजिए मैं बताऊँ आपको डिप्थीरिया का हम टेस्ट करते हैं, वो क्लासिकल इन्वेस्टिगेशन है उसका, ठीक है। जैसे मीजल्स, मम, चिकन पॉक्स, इन लोगों के क्लासिकल्स, रेसेस वगैरह जो आते हैं, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें आपको पता होगी तो फिर आगे आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड जैसे मैंने बताया, ये इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। 100% इसमें से क्वेश्चन 10 नंबर से ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल कम्युनिकेबल डिसीज़ से ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हो रही है, और जो जो डिसीज़ कंडीशन है वो अर्ली एडोलेसेंट या लेट एडोलेसेंट में भी होने लगा है, ठीक है। ओल्डर में तो होता ही है, बट साथ में ये दोनों एज भी इसमें इंक्लूड की जा रही है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हर आता है, कैंसर आता है आपका, डायबिटिक आता है, एसटीएन आता है, ठीक है, कैटरेक्ट वगैरह आता है, हर एक चीज़ें पूछी जाने वाली है भाई। तो फिर इसका आपको क्या होना चाहिए, रेशियो भी पता होना चाहिए, कितने केसेस आ रहे हैं इंडिया में, कितने एमपी में हैं, ठीक है। ये चीज़ें पता होना चाहिए। डायबिटिक वाला पेशेंट आएगा तो आप कैसे उसको समझाओगे, क्या यदि उसकी पर्टिकुलर कोई कंप्लेन होगी तो उसको कैसे मिनिमाइज़ करोगे, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के रिगार्डिंग तो 10 नंबर कहीं नहीं गए स्टूडेंट्स, बस आपको क्या करना है, प्रोग्राम का पर्पस, प्रोग्राम का आउटकम कितना होना चाहिए आने वाले दिनों में, ठीक है, किस पर्पस के लिए बनाया गया हुआ है, ठीक है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है, और ईयर्स कौन सा है, एरेडिकेशन कब हुआ है, ठीक है, अबंडेंट कब हुआ है, मतलब सुधार कब हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोग्राम में पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मैं इसके जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सारी क्लासेस मेरा यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप जाइएगा और यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज 5 नंबर का पूछा जाने वाला है। जनरल नॉलेज के लिए आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यदि आप एक स्टूडियस स्टूडेंट्स हो तो भाई जनरल नॉलेज पूछेगा जो आपसे आपको आता है। यदि आप पर्टिकुलर जनरल नॉलेज पढ़ने जाओगे तो आपको समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं तो ये बोलूँगा कि जो जनरल नॉलेज है वो सारे बच्चे क्या करिएगा, जो इस टाइम एक दिन या 2 दिन पहले ही स्टार्ट कर दीजिएगा। स्किल बेस्ड चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। स्किल बेस्ड भाई होता है कि जो आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ डिलीवरी होने वाला है, ठीक है, आप कंडक्ट करवाने वाले हो, तो वो उसमें आपका स्किल क्या होगा वो चीज़ें पूछी जाएगी। प्रोसीजर टाइप के पूछे जाएगी, एनालिटिकल एंड द कम्युनिकेबल स्किल पूछी जाएगी। इसमें से 100% आपसे एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं। सेंडर रिसीवर, ठीक है, कौन कौन सा मेथड होता है, कौन कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपसे आने वाले समय में और आने वाले एमपीसीएचओ के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और मान लीजिए 30 से जो 40 मार्क्स होंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सीएचएन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग,
50 नंबर का इसमें से नहीं आए तो बता देना आप, ठीक है। मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा और आप लोग भी यहीं हैं, कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। बस ये है पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आप लोगों को कि हाँ आपने स्टडी अच्छे से किया है नहीं किया, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहने वाली है, आपको पुराने क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए। उससे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कैसा एमसीक्यू होता है, लेवल ऑफ द एमसीक्यू क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ द एमसीक्यू क्या होता है, और कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, दो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है, फिर तीसरे ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, और ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता है रिगार्डिंग टू सिलेबस, रिगार्डिंग टू एडमिट कार्ड और रिगार्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से हमें कॉल या मैसेज कर सकता है, ठीक है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर लीजिए और पुराने क्वेश्चन पेपर को एक बार रिव्यू कीजिए। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, ठीक है। और लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप नेवर गिव अप करिए, ठीक है, कभी भी हार मत मानिएगा, ठीक है। ये चीज़ मत सोचिएगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं एग्ज़ाम ना दूँ, ठीक है। एग्ज़ाम देने जाओ तो उस दिन ये समझ लीजिएगा कि मैं सब सेंटर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ और मेरे पास आज 100 ओपीडी के पेशेंट मेरे पास आने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो समझ में आया हो तो अपने रिव्यू ज़रूर पुट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।